इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। बिल्कुल ही जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है एंट्रेंस की तैयारी करना, या फिर अभी आपने जस्ट 12th पास किया है, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। इसको बिना स्किप किए हुए देखना। हेलो दोस्तों, इनसाइट एरिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि BHU एंट्रेंस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इससे जुड़ा हुआ अगला टॉपिक आयनिक इक्विलिब्रियम, इन दोनों में से मिला के लगभग 5 क्वेश्चन जो है BHU एंट्रेंस में आपसे पूछे जाते हैं। तो ये केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री मान लीजिए आप, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है टॉपिक। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम पहले बात करते हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इसका मतलब होता है बैलेंस। कोई चीज को बैलेंस करना। बैलेंस मतलब अगर कोई भी रिएक्शन जो है वो जितनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, जब उतनी ही वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगे तो उसको कहते हैं हम बैलेंस होना, या फिर उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इक्विलिब्रियम। अब हम बात करने जा रहे हैं केमिकल क्यों लगा? तो ये हमें पूरी रिएक्शंस की, अगर हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो रिएक्शन का पढ़ना पड़ेगा, तो इसको लिए हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए हमें सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस का पता होना जरूरी है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शंस में एक होता है सबसे पहले एरो। मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूं, आपको बिल्कुल ही जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है एंट्रेंस की तैयारी करना, या फिर अभी आपने जस्ट 12th पास किया है, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। इसको बिना स्किप किए हुए देखना। केमिकल रिएक्शन, इसमें रिएक्शंस में एक एरो बना होता है। एरो के लेफ्ट साइड जो लिखा होता है उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट, और एरो के राइट साइड जो लिखा होता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। कई बार आपने देखा होगा कि ये सिंगल एरो होता है, कई बार हमने डबल एरो भी देखा होता है। इसका मतलब क्या होता है? जब सिंगल एरो होता है तो इसका मतलब होता है रिएक्टेंट कोई है, उसको यहाँ पे कोई कंडीशन दी गई है, कंडीशन लेके वो अपनी रिएक्शन करके अपने पुराने बॉन्ड तोड़ के, केमिकल रिएक्शन का मतलब यही होता है कि रिएक्टेंट जो है वो अपने पुराने बॉन्ड तोड़ेगा, और जो यहाँ पे उसको कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा, और जो प्रोडक्ट होगा उसमें नए बॉन्ड बनाएगा और एक नया ही अलग ही सब्सटेंस बनेगा जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो वो आपको बेसिक सा नॉलेज है कि ये प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट के समान तो बिल्कुल नहीं होगा, तो अलग ही होगा। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। हाँ, तो जो भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का, बीच में एरो, उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के बहुत से टाइप होते हैं, अलग अलग बेसिस पे हम अलग अलग टाइप को डिफाइन करते हैं। जैसे पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में क्या होता है? पहला टाइप होता है, अच्छा, फिजिकल स्टेट मतलब जैसे रिएक्टेंट क्या है? सॉलिड है, उससे प्रोडक्ट बना जो लिक्विड बना या गैस बना, हम ऐसा देखते हैं। जैसे रिएक्टेंट ये सॉलिड ऐसे, और प्रोडक्ट जो है A+B हमारा बन रहा है, तो कई बार हम ऐसे देखते हैं गैस प्लस ये लिक्विड। तो ये क्या है? इसकी रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट है। रिएक्टेंट कौन सी स्टेट में है? A
ए यानी कोई नया प्रोडक्ट बना है वो कि जो कि गैसियस है, गैसियस के लिए अगर खुला कंटेनर है तो हम एरो का निशान लगाते हैं। बी ये कोई लिक्विड बन रहा है हमारा, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बेसिस पे ये दो तरीके के होते हैं, सॉरी। पहला होता है होमोजीनियस, होमोजीनियस रिएक्शंस। होमोजीनियस रिएक्शन क्या होती है? होमोजीनियस, होमो मतलब सेम, सेम। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की, प्रोडक्ट में अगर कितने भी प्रोडक्ट बने, चाहे सारे बन रहे हैं, जैसे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उनकी और जो रिएक्टेंट हमने इस साइड लिया है उनकी फिजिकल स्टेट जो है वो सेम होनी चाहिए। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल बताता हूँ, N2 + 3H2 = 2NH3। देखो ये कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस का एक मोल है, और हाइड्रोजन गैस इसके 3 मोल, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? गैस। कौन सी? अमोनिया। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया। हाइड्रोजन और ये अमोनिया, दो मोल इसके अमोनिया के बन रहे हैं। ठीक है, तो इनकी सबकी फिजिकल स्टेट जो होनी चाहिए वो क्या है? सेम है। इसके बाद दूसरा हेट्रोजीनस रिएक्शंस। हेट्रोजीनस रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट, और इसके और भी बहुत एग्जांपल है जो यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ एक छोटा सा ब्रीफ है जो कि हम इसके बाद आगे बहुत सारा डिस्कशन करेंगे, बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस आएंगी, तो अभी आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। इसमें हम क्या आगे पूरे चैप्टर में ये रिएक्शन ही तो पढ़नी है हमें, तो अभी इसमें सिर्फ एक एग्जाम्पल लिख लीजिए आप पॉज करके। अभी मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ स्क्रीन से, सॉरी। हाँ, तो हेट्रोजीनियस रिएक्शन, हेट्रोजीनियस रिएक्शन में क्या होता है? जैसे कोई रिएक्टेंट है, मैंने लिया Zn, ये क्या होता है? मेटल होता है, और मेटल क्या होता है? सॉलिड। CO2 ये क्या होती है? गैस। ठीक है, क्या बनेगा? ZnO + CO, ये क्या होता है? सॉलिड। जिंक ऑक्साइड, जिंक से अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ZnO + CO बनेगा। तो अब देखिए इसमें रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड, गैस, सॉलिड और गैस। सभी की जो ये इधर वाले रिएक्टेंट है, इधर वाले प्रोडक्ट है, तो इनकी सभी की फिजिकल स्टेट मैच कर रही है क्या? नहीं, सबकी अलग अलग है। तो ये क्या है? सॉरी, हेट्रोजीनस रिएक्शन, हेट्रोजीनस रिएक्शन। अब नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, रिएक्शन देखिए बहुत तरीके की होती है स्पीड के बेसिस पे। जैसे कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो मिली सेकेंड में होती है, माइक्रो सेकेंड में, जिनको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता होने में। आपने दोनों केमिकल मिलाया और झट से मिल गई, जैसे हम लेबोरेटरी में करते हैं। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो कि बहुत सालों तक नहीं होती, बहुत टाइम लेती है, जैसे लोहे पे जंग लगना, ये क्या है? बहुत स्लो रिएक्शन है। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, जितनी भी आयोनिक रिएक्शन जो होती है ना, आयोनिक रिएक्शंस, वो क्या होती है? ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शंस में कौन सी आएगी? जितनी भी आयोनिक रिएक्शंस, आयोनिक रिएक्शंस
या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी वाली? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाली। ये क्या होती है? बहुत ही फास्ट रिएक्शंस होती है। फास्ट रिएक्शन का मतलब आप जो है इनको कैलकुलेट नहीं कर सकते, इनकी जो रेट है वो आप पता नहीं लगा सकते, इतनी फास्ट होती है ये, आपको दिखेगी नहीं, आपके किसी मशीन में भी नहीं आएगी ये। जैसे मैं बात करता हूँ आयनिक रिएक्शन की या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसको बोल सकते हैं, ये दोनों में प्रॉपर होती है। जैसे HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O। HCl ये क्या करेगा? आयनों में टूटा हुआ होगा, आयनिक कंपाउंड है। ये Na सॉल्ट और ये H और OH मिलके वाटर, ये बनाएंगे। तो ये इसकी हम रेट कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। जैसे 12th में एक टॉपिक है हमारा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक में हम क्या डिस्कस करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की रेट। रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा कोई रिएक्टेंट है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूँ। रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। जब ये रिएक्टेंट टूटेगा तो प्रोडक्ट बनेगा। जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का जो टाइम है, टाइम को कैलकुलेट करना ही हमारी क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है। कितने टाइम में ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, वही रेट ऑफ रिएक्शन है। तो जैसे ये वाली रिएक्शन है, इसका तो हम कभी पता ही नहीं लगा सकते, इसका हम कभी पता नहीं लगा सकते, क्योंकि ये इतनी फास्ट हो रही है कि हमारा कैलकुलेशन इसमें बिगड़ जाएगा, हम कर ही नहीं पाएंगे इसमें कैलकुलेशन। तो इसलिए जो केमिकल काइनेटिक टॉपिक है उसमें ये फास्ट वाली रिएक्शनों की स्टडी हम नहीं कर सकते और नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है, हो गया नोट। दूसरा है, अच्छा 1 नंबर इसको लगा देता हूँ, इसको 2 नंबर लिखा देता हूँ। स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन एंड स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन क्या होती है? जनरली मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो होती है ना, मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो आयन वगैरह नहीं होती है इसमें, ये क्या होती है? स्लो होती है, बहुत ही आराम से होती है। इसकी हम रेट जो है, रेट इसमें लिख लेना थोड़ी सी जगह छोड़ के, रेट डिटरमिनेशन नॉट पॉसिबल। और इसमें जो है रेट डिटरमिनेशन पॉसिबल, इसको तो हम मेजर कर ही सकते हैं। इसका एग्जांपल H2 प्लस I2 2HI, गैस सारे प्रोडक्ट, ये लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। H2 और I2 2HI, ये क्या है? तीनों गैसियस प्रोडक्ट है, मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, आयोडीन के मॉलिक्यूल, और ये एक मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। अभी बस थोड़ा सा ब्रीफ के लिए याद रख लो, बाकी आगे आपको पूरा समझाएंगे क्या होता है इनमें, ठीक है। ओके, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप नोट कर लो जल्दी से। हाँ ठीक है। अब बात करते हैं आगे वाला टॉपिक, ऑन द बेसिस ऑफ हीट। हीट के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शंस को कैसे डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हीट। ये बिल्कुल मैं जनरल लेके चल रहा हूँ, अभी बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हीट, हीट के बेस पे क्या होता है,
जैसे हम कोई रिएक्शन करवाते हैं, उसमें हीट का क्या काम होता है, या तो हम रिएक्टेंट को हीट दें ताकि वो प्रोडक्ट में जल्दी से जल्दी कन्वर्ट हो, या फिर रिएक्शन के पास पहले से ही इतनी एनर्जी है, रिएक्टेंट के पास हीट है, या फिर उसको हम एनर्जी भी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। तो अगर उसके पास पहले से ही है तो हमें बाहर से देने की, उसमें धक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो अपने आप उसको कवर कर लेगा। तो इसके बेसिस पे दो तरीके की होती है रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है जैसे ये कोई रिएक्टेंट है, इससे बना प्रोडक्ट, इसको हीट देने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या करेगा, यहाँ पे x, ये इसको मैं किलो कैलोरी में मेजर कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट जब बनाएगा तो प्रोडक्ट के साथ अपनी हीट भी रिलीज करेगा। अगर ये यहाँ पे हीट रिलीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ से इसको रिएक्टेंट को एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें पहले से ही एनर्जी है। अगर यहाँ पे इसको देंगे तो यहाँ पे और ज़्यादा निकलेगी, तो देने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है। तो दूसरी चीज़, इसको हम एंथैल्पी के वर्ड में भी समझाएंगे अभी, आप मेरे साथ चलते जाएं, देखते जाएं क्या हो रहा है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक ये होता है कि भी रिएक्टेंट के पास एनर्जी नहीं होती कि वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में बदल सके, तो उसको हम बाहर से एनर्जी देते हैं। ये रिएक्टेंट प्लस x किलो कैलोरी, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पे इसको एनर्जी दी। अब एक चीज और, अगर इस वाली को मैं, ये x किलो कैलोरी है, इसको मैं इधर शिफ्ट करना चाहूं, वो आपने मैथ्स में पढ़ा ही होगा, इसको इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकता हूं r माइनस एक्स इक्वल्स टू पी, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं r इक्वल्स टू पी प्लस एक्स। अब ये क्या हो गया, ये क्या लग रहा है आपको, ये क्या लग रहा है, ये रिवर्स हो गई रिएक्शन, रिवर्स हो गई। अगर रिएक्टेंट को अगर जरूरत नहीं है हीट की, तो हीट बाहर निकलेगी प्रोडक्ट के साथ। अगर रिएक्टेंट में से मैं हीट निकाल लूं तो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। दोनों चीजें एक ही तो बोल दी मैंने, उल्टा बोल दिया। रिएक्टेंट को अगर मैं हीट दे दूं तो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट को मैं हीट ना देके प्रोडक्ट के साथ हीट लगा दूं तो भी क्या हो जाएगी, ये सेम रिएक्शन हो जाएगी। सॉरी, यहां पे माइनस आएगा। प्रोडक्ट में से अगर हीट निकालेंगे तो रिएक्शन इधर जाएगी। ठीक है, अभी बात करते हैं इसकी एंथैल्पी के टर्म में। अच्छा, तो इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होगी डेल्टा एच, वो होगी नेगेटिव। अगर इस रिएक्शन की हम एंथैल्पी पता करें तो डेल्टा एच जो होगी वो होगी पॉजिटिव। ये आपको अभी एक बार याद रखना है, अभी समझ नहीं आएगा क्योंकि ये टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स का। थर्मोडायनेमिक्स में हम इसको डिस्कस करेंगे कि जब हीट रिलीज होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट जब रिलीज होती है तब हम क्या करते हैं, उसको एंथैल्पी की टर्म में जब हम लिखते हैं तो उसको बोलते हैं नेगेटिव। ये क्यों आती है, ये एक ऐसा ग्राफ बनता है, आपको पता चलेगा बाद में। यहाँ से ऐसे करके ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है, बाद में हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या सब चीज़ होते हैं। तो अभी आप इतना नोट कर लीजिए। अच्छा, तो हम जनरली ये केमिकल रिएक्शन को देख के हम पता कैसे लगा सकते हैं कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, क्योंकि एग्जाम में तो हमें बहुत सी बार दिया नहीं होता कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया ले रहे हैं कि कौन सी रिएक्शंस हो सकती हैं जो कि एंडोथर्मिक होती है या भी एक्सोथर्मिक होती है। जैसे कुछ रिएक्शंस होती है डिसोसिएशन रिएक्शंस। डिसोसिएशन रिएक्शन जो होती है, डिसोसिएशन का मतलब ब्रेक डाउन।
जिस किसी रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट जो है वो टूट रहा है तो उसको हम कहते हैं डिसोसिएशन। डिसोसिएशन में हीट हमें क्या करनी पड़ेगी, बाहर से देनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे देखिए CaCO3 ये एक मिनरल होता है सॉलिड। जब हम इसको हीट देते हैं, हीट के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हीट होती है। हीट जब इसको करते हैं तो ये एक प्रोडक्ट में टूटता है CaO प्लस CO2 गैस, ये टूटता है। CaCO3 को जब हीट करते हैं CaO और CO2 इसमें बनता है। जैसे कोई भी हाँ जी, जैसे CaCO3 को Ca और CO2 में तोड़ दिया है, वैसे ही एक और रिएक्शन होती है, जैसे NH3 की हम बात करते हैं, इसको हम तोड़ते हैं। ये भी तो एक मतलब जैसे इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दो इसमें एलिमेंट लगे हुए हैं, जब इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अलग अलग हो जाएंगे। ये भी क्या है, डिसोसिएशन रिएक्शन है, जिसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, टेम्परेचर बाहर से देना पड़ेगा। दूसरी जैसे 2NO, इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, N2 प्लस O2, यही तो बनेगा। तो ये सभी क्या है, डिसोसिएशन रिएक्शन है। जब डिसोसिएशन रिएक्शन में क्या ये सही है, ये भी सही है, ये सही है, क्या ये सही है, नहीं। आप यहाँ धोखा खा सकते हैं। धोखा इसलिए खा सकते हैं क्योंकि N2 और O2, ये देखना ध्यान से, ये क्या है, मैं इसमें ब्रेक डाउन कर रहा हूँ NO का, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा रिवर्स करके लिखता हूँ। चलो आगे वाले टॉपिक में समझाऊंगा क्या होता है ये, एक बार इतना आप नोट कर लो। हट जाता हूँ पॉज करके, चलिए ठीक है। डिसोसिएशन रिएक्शन होगी वो क्या होती है, जनरली एक्सोथर्मिक। उसमें लिख लेना, डिसोसिएशन रिएक्शन जनरली एक्सोथर्मिक होती है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के। जो जुड़ने वाली रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, जनरली, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, इसमें भी एक्सेप्शन है। तो एडिशन रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, एंडोथर्मिक जनरली, ठीक है। जैसे N2 प्लस 3H2 इक्वल्स टू 2NH3, ठीक है। PCl3 प्लस Cl2 PCl5, H2 प्लस I2 2HI। जो भी रिएक्शन कंबाइंड होगी, जब दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होंगे तब क्या होगी, हीट रिलीज होगी। जब भी किसी बॉन्ड को तोड़ना होगा, हमें ब्रेक डाउन करना होगा, तब क्या होगी, हीट देनी पड़ेगी, और वो क्या होगी, डिसोसिएशन रिएक्शन होगी। जब डिसोसिएशन, अब देखो वो रिएक्शन मैंने पहले लिखी थी वो इसकी रिवर्स थी, जैसे NH3 से हमने ये बनाया था। जब NH3 के बॉन्डों को N के साथ नाइट्रोजन, ये वाले जब बॉन्डों को हम तोड़ेंगे तो इसके लिए क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी जब देंगे तो वो क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी। एंडोथर्मिक मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है इनका हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में। जब इसी का रिवर्स हम करेंगे तो N2 और H2 जब साथ में जुड़ेंगे तो वो हीट रिलीज हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। PCl3 प्लस Cl2 प्लस PCl5, ये सभी क्या है, एडिशन रिएक्शन है। तो इसमें क्या है, हीट रिलीज होगी। डेल्टा H क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा, इसका डेल्टा H क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसका डेल्टा H क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक एग्जाम्पल हो, N2 प्लस O2 2NO, ये क्या है, एक एडिशन रिएक्शन है। इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो और क्या बन रहा है, 2NO। तो ये हमें बाहर से देखने पर ऐसा लगता है, जैसे कि ये बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि ये एडिशन हो रहा है, हो भी रहा है, एडिशन हो रहा है, लेकिन ये एक चीज और लग रही है। जब एडिशन हो रहा है तो हम सोचेंगे कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कि इसका डेल्टा H क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, हीट जो है वो रिलीज हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की आप देखो ये होती है स्ट्रक्चर, और ऑक्सीजन की ये होती है।
तो इसके जो ट्रिपल बॉन्ड और इसके जो डबल बॉन्ड है ये इतने मजबूत होते हैं कि इनको तोड़ने के लिए पहले एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और ये क्या बन जाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एक एक्सेप्शन होता है, इसका डेल्टा एच नेगेटिव ना होकर के पॉजिटिव होता है, इसको याद रखना। अच्छा नोट करिए। हाँ जी चलिए अब जो हम बात करेंगे वो होगी रिएक्शंस बेसिस ऑन द डायरेक्शन। डी फोर्थ नंबर है बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अरे डायरेक्शन भाई नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नहीं, डायरेक्शन केमिकल रिएक्शन की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, या तो होगी फॉरवर्ड या होगी बैकवर्ड। ठीक है, जैसे पहला है रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल क्या होता है, रिवर्सिबल का मतलब बैक वापस आ जाना। जैसे देखिए ये कोई रिएक्टेंट है, इससे बना प्रोडक्ट बनते ही क्या हो गया, वापस से इसको ऐसी कंडीशन मिली कि ये प्रोडक्ट में स्टेबल नहीं हो पाया। जब स्टेबल नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, वापस उसी कंडीशन में रिएक्टेंट बन जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्टेंट से पहले क्या बना, प्रोडक्ट बना, और प्रोडक्ट से हैंड टू हैंड क्या बन गया, रिएक्टेंट बन गया। तो इसको क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ना ही तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना स्टेबल है और ना ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना स्टेबल है। तो ये क्या करते रहते हैं, ये आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। इसी को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। इसके कई एग्जाम्पल है, जैसे N2 + 3H2। ये देखो, ये इस रिएक्शन को मैंने बहुत बार लिखा है और आगे भी बहुत बार लिखता जाऊंगा। ऐसा मान लो कि चैप्टर जो पूरा है वो इसी बेसिस पे चलेगा, इसी रिएक्शन के आधार पे चलेगा, क्योंकि ये यही रिएक्शन है तो रिवर्सिबल रिएक्शन को मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है वो क्या है, इक्विलिब्रियम को मतलब होता है बैलेंस होना, और बैलेंस किस में आएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन में आएगा। बैलेंस क्यों आएगा, क्योंकि जैसे देखो अब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैंने क्या बोला था शुरू में, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। जब ये कंडीशन आ जाएगी तो इसको कहते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ये कंडीशन जब आएगी तो इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। और ये कंडीशन कब आएगी, जब रिएक्शन कौन सी होगी, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल में ही तो RF होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। जैसे आगे जाने वाली रिएक्टेंट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट से जब रिएक्टेंट वापस बनेगा तो उसको क्या कहेंगे, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड बैकवर्ड। तभी तो ये आएगा, और ये जब आएगा तो इसको क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है N2 + 3H2 = 2NH3, ये एक रिएक्शन होती है। तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इसी पे हमारा पूरा चैप्टर चलेगा, तो इसको हम फुल डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हम दूसरा लेते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती है, जो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है, जो वापस जो है रिएक्टेंट नहीं बनने का उसमें कोई चांस ही नहीं होता। रिएक्टेंट वापस नहीं बनेगा, सिर्फ एक बार आपने दोनों रिएक्टेंट मिक्सचर किया, मिक्सचर बन के नया प्रोडक्ट तैयार हो गया, बाद में कुछ नहीं। जैसे AgNO3 + सिल्वर नाइट्रेट। तो सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। इरिवर्सिबल रिएक्शंस, इसमें जो है मैंने बताया था कि सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का ऑप्शन होता है, बैकवर्ड वापस रिएक्टेंट बनने का कोई चांस नहीं होता है। जैसे सिल्वर नाइट्रेट ये है, ये अगर NaCl के साथ मिक्स करें, NaCl जो जनरल सॉल्ट होता है, ये क्या बनेगा, AgNO3
सॉरी AgNO3 तो बना ही हुआ है पहले, NaNO3 प्लस AgCl। देखिए ये इसमें से Ag प्लस और इसमें से NO3 माइनस और इसमें से Na प्लस और Cl माइनस, AgCl, ये क्या बनेगा, वाइट PPT। इसको मैं नीचे की डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये है जो जिस टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन हो रही है उसके जो जब इन दोनों को मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, तो ये जो AgCl बनेगा ये नीचे प्रेसिपिटेशन के रूप में बैठ जाएगा, PPT जिसको बोलते हैं। और ये NaNO3 सोडियम नाइट्रेट आपका बन जाएगा। ऐसी रिएक्शन है। इसको तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे तुम्हारी ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शंस जो होती हैं, NaCl प्लस H2SO4, NaHSO4 प्लस तुम्हारा H2, ये जो रिएक्शन हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल जाएगी। ठीक है, ये क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। हाँ, तो दूसरा हम देखते हैं Zn प्लस H2SO4। ये भी क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन है। क्या करेगी ये, Zn को ऑक्सीडाइज करवाएगी। क्या होगा, हाइड्रोजन हट के, अच्छा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो आपको पता ही होगा, वरना हम रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ ही लेंगे। सॉरी, ये हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे HCl जो है वो निकलेगा, हाइड्रोजन नहीं HCl निकलेगा। ये Zn के साथ H2SO4 जब कनेक्ट होगा तो ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें निकलेगी। तो ये है आपकी इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन हमारा इस चैप्टर में कोई काम नहीं है, हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ हम रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में ही आता है। रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में हम टॉपिक जो है वो लिखेंगे, क्या क्या होता है इसमें मैं समझाऊंगा, अलग अलग से टॉपिक बताऊंगा। तो आज के लिए हम बस इतना ही। सभी को नमस्कार। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट आने वाले हैं। थैंक यू।